हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर कि डायमंड का जो क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। उसके साथ साथ हम आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, एटम्स पर यूनिट सेल, लैटिस कांस्टेंट और पैकिंग फ्रैक्शन भी बताएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो भाई सबसे पहले डायमंड के ये सारी चीज़ें निकालने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसा है। डायमंड की जो एक यूनिट सेल है उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, किस तरीके से जो एटम्स हैं, किस तरीके से जो कार्बन के एटम्स हैं वो अरेंज है। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होगा, जो डायमंड की यूनिट सेल होगी, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे? कार्बन के होंगे। भाई बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो जितने भी एटम होंगे यूनिट सेल में, चाहे वो कहीं पर भी हो, बट जितने भी एटम्स होंगे एक डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारे के सारे किसके होंगे? कार्बन के होंगे। तो पहली बात तो ये समझनी है। अब इसका समझते हैं कि स्ट्रक्चर होगा कैसे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखिए, ध्यान समझना कि डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सपोज टू बी अ एफसीसी क्रिस्टल लैटिस। मतलब कि जो डायमंड है वो बेसिकली आपका एक एफसीसी क्रिस्टल लैटिस ही है, बट हल्का सा अंतर है। अब अंतर क्या है? विद 4 एडिशनल कार्बन एटम्स। इसको ध्यान समझना, मतलब कि जो डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एक एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ही तरह है। एफसीसी आप जानते हो, क्यूबिक एफसीसी जिसमें आपने पढ़ा है, एक क्यूब होती है, उसके हर एक कॉर्नर में एटम्स होते हैं और हर एक फेस में, हर एक फेस के बीचों बीच एक एटम होता है, उसको क्या कहते हैं? एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है वो एफसीसी की ही तरह है। मतलब क्या कि हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम मिलेगा और हर एक फेस में आपको कार्बन एटम मिलेगा। ठीक है, ध्यान समझना, हर एक कॉर्नर पे आपको कार्बन का एटम मिलेगा और हर एक फेस में आपको कार्बन एटम मिलेगा। लेकिन हल्का सा अंतर है। अंतर क्या है कि 4 एडिशनल कार्बन एटम्स और हैं, मतलब कि 4 कार्बन के एटम इसके अंदर और हैं। क्या? तो वो आपका डायमंड स्ट्रक्चर है। अब वो है कहाँ पर? अब ये समझना पड़ेगा ना कि वो 4 कार्बन के जो हैं, जो एडिशनल 4 कार्बन एटम्स हैं वो है कहाँ पर। तो इसको समझते हैं ध्यान से। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको 2 अपोजिट डायगोनल्स लेने हैं। ऊपर प्लेन है एक क्यूब, थोड़ा फील करना है चीज को, ऊपर का एक प्लेन है, तो आपने एक डायगोनल ले लिया ऐसे, ये ऊपर छत ले ली, छत का आपने डायगोनल ले लिया ऐसे, और नीचे वाले आपने ले लिया ऐसे। मतलब कि हमने क्या काम करा है, डायमंड का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि होता कैसा है। ध्यान समझना कि ऊपर एक छत ले ली, उसका एक डायगोनल ले लिया, कैसे भी ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, आपकी मर्जी है। एक नीचे छत ले ली, उसका जो डायगोनल लेना है वो पहले वाले के अपोजिट लेना है। देखो मैंने यहाँ पर इसका ऐसे लिया तो इसका ऐसे लेंगे। ये हुई पहली बात जो समझने वाली है। पहली बात ये हुई कि जो डायगोनल्स होंगे, ये जो डायगोनल्स हमने लिए हैं, डायगोनल्स जो हमने लिए आर टेकन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। ये अपोजिट होंगे। ऊपर वाला अगर ऐसे है तो नीचे वाला इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। पहली बात तो ये समझनी है। अब इससे होगा क्या? अब वो 4 एटम देखो क्या है, उनकी पोजीशन देखना। ये आपका डायगोनल हो गया, तो इससे होगा क्या कि एक कॉर्नर वाले से 1/4 नीचे, एक कॉर्नर वाले से 1/4 नीचे आपको एक एटम मिलेगा। फिर वो उसके साथ कनेक्ट होगा सेंटर के बीच वाले से। अभी मैं बनाता हूं फिर आपको फील दूंगा इसका, ध्यान सुनना। उसके बाद यहां से 1/4 नीचे और फिर उसके बाद वो कनेक्ट होगा ऐसे। तो ये हो गए 2 एटम। उसके बाद यहां से 1/4 ऊपर की तरफ, 1/4 डिस्टेंस ऊपर की तरफ, 1/4 मतलब a/4। a अगर मान लो इसकी क्यूब की वो है, a मान लो इसकी क्यूब की क्या है, लैटिस कांस्टेंट, या फिर इस क्यूब की लेंथ है, तो ये ऊपर कितना होगा? a/4। ये कितना होगा? a/4। ये जो है वो है कितना? a/4। ये कितना है? a/4। ठीक है, ये कितना है? a/4। तो इस नीचे वाले एटम से 1/4 ऊपर की साइड आपको एक एटम मिलेगा, फिर वो इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर यहां से 1/4 ऊपर की तरफ और फिर ये। तो ये 4 एटम है। 4 एटम दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, 4 एटम आपको दिख रहे होंगे। ये 4 एटम है, इसको थोड़ा लिख देते हैं ऐसे करके। तो ये 4 एटम है, एक है आपका A, एक है आपका B, एक है आपका C, एक है आपका D। तो ये 4 एटम्स हैं, एडिशनल कार्बन एटम्स, जो इस डायमंड के अंदर आते हैं, और ये है एक डायमंड का स्ट्रक्चर। देखने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, बुक में बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स उसमें दे रखा है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। इसको थोड़ा फील करो रियल में, यहाँ पर समझो, रियल ध्यान समझना। एक रूम है,
ऊपर छत है, हर एक कॉर्नर पे क्या है, एक कार्बन का एटम है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हर एक कॉर्नर पे एक एटम डाल दिया, ठीक है, ऐसे 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 करके। हर एक फेस पे एक बीचों बीच एक एटम आएगा, आधा इधर, फिर उसके बाद यहाँ से आधा बाहर निकला हुआ, फील करते हैं ना, यहाँ से आधा बाहर निकलता हुआ, ऊपर से आधा बाहर निकलता हुआ, नीचे से सब और फिर वहाँ से। 6 फेस में हमने बीच में एक एटम डाल दिया, वो हमारा FCC वाला होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, अब ये जो 4 एडिशनल एटम है ये मेरे भाई यहीं धंसे हुए हैं। अब कहाँ धंसे हुए हैं ध्यान समझो, एक डायगोनल ले लिया आपने ये वाला, तो वहाँ से a/4 डिस्टेंस, क्यूब का a है, a/4 डिस्टेंस नीचे आए, यहाँ पर एक एटम मिल गया। देखो a/4 नीचे आए और कितना, एक एटम मिल गया, यहाँ पर एक एटम है जो बेसिकली क्या है, जो इसके बीच में धंसा हुआ है ऐसे करके। ये है, ये ऐसे करके होगा, ध्यान समझना, ये वाला ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये फेस वाला ऐसे करके, तो यहाँ पर एटम धंसा हुआ है यूं करके, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, धंसा हुआ है। तो ये जो एटम है ये इनके बीच में धंसा हुआ है, ठीक, ध्यान समझो। ऐसे कोने में एक ऐसे 1/8 एटम, उसके बाद इसके सेंटर में ये बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच और यहाँ पर एक एटम धंसा हुआ है, ठीक। उसके सामने फिर ये कनेक्ट होता है बीच वाले से ऐसे करके, नीचे की साइड है, थोड़ा नीचे की साइड है, मतलब बीच में एक एटम है उससे नीचे, और फिर ये उससे कनेक्ट होता है और फिर उससे एक आता है यहाँ पर और फिर वो उस वाले से कनेक्ट हो जाता है। इधर समझो, यहाँ से 1/4 नीचे गए, फिर उसके बाद वो बीच वाले से कनेक्ट हो गया, फिर बीच वाले से नीचे गए 1/4 और फिर वो वहाँ से कनेक्ट हो गया। तो एक डायगोनल में 2 एटम ऐसे कनेक्ट हो गए, किसके, कार्बन के, ठीक। यही हुआ 1/4 उस वाले कोने से 1/4 ऊपर आया, ये रहा एक एटम, फिर ये बीच वाले से कनेक्ट हुआ, फिर ये 1/4 ऊपर आया, फिर उस वाले कोने से कनेक्ट हो गया। समझ में आया? फील करना है भाई, ध्यान से, आराम समझो। 1/4 यहाँ पर ऊपर गया, बीच वाले से कनेक्ट हुआ, बीच वाले से 1/4 उस वाले से कनेक्ट हुआ, क्लियर? मतलब कि 4 एटम जो है वो FCC स्ट्रक्चर के बीच में ही, अंदर ही धंसे हुए हैं। 2 ऊपर धंसे हुए हैं, 2 नीचे धंसे हुए हैं। भाई FCC स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे करके बिल्कुल चारों तरफ से ये 2 ऐसे करके चारों तरफ से क्या आते हैं, एटम नहीं आते आधे आधे हर एक फेस से। तो यहाँ पर 2 धंसे हुए हैं, यहाँ पर 2 धंसे हुए हैं, नहीं यहाँ 2 धंसे हुए हैं, यहाँ 2 धंसे हुए हैं। समझो इसको, समझो भाई, फील करो। देखो हर एक सरफेस से, हर एक प्लेन से या फेस से आधा एटम आ रहा होगा। एक रूम में बैठो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर 4 जगह नहीं बच रही, तो 2 एटम ये रहे ऊपर, 2 एटम ये रहे, 4 एडिशनल एटम, मतलब घुस गए हैं 4 एडिशनल एटम। इसको कहते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको फील आ गया होगा, क्लियर, समझ में आना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, फील करना है भाई आराम से। देखो एक रूम है, ऐसे एटम आधा इस दीवार का, इस दीवार से आधा एटम, 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 इस दीवार से आधा एटम। कितनी जगह बची? ये 4 छोटी छोटी जगह बची। उनमें भी फिर 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 वो भी घिर गया। कितनी सी जगह बची? छोटी छोटी 4 जगह बची। इनमें एटम घुस गया, धाड़ ये वाला, इसमें एटम धाड़ ये वाला, 4 एटम यहाँ घुस गए। 2 ऊपर हैं ऐसे, 2 नीचे हैं, अपोजिट हैं, ये ऐसे डायगोनल में है, ये ऐसे डायगोनल में है। क्लियर है? पंडा क्लियर हुआ? समझ में भाई साहब, स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? डायमंड का स्ट्रक्चर सबसे आसान है, अगर समझ में आ गया तो। सब सच्ची कह रहा हूँ, बहुत आसान है। बुक में बहुत अजीब गरीब दे रखा है, पता नहीं बहुत खतरनाक फिगर दे रखी है, बट सच में बहुत आसान तरीका बताया आपको। क्लियर? ये जो है वो इनके बीच में धंसा हुआ है, ये इनके बीच में धंसा हुआ है, ये इनके बीच में धंसा हुआ है, ये इनके बीच में धंसा हुआ है। 4 एडिशनल एटम FCC के अंदर घुस गए हैं बिल्कुल यूं करके। उम्मीद है इमेजिनेशन आपकी अच्छी हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो रियल फील मेरा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? 4 एडिशनल एटम दिख गए, क्लियर? तो ये है आपका एक, ये क्या है? ये एक यूनिट सेल है डायमंड की। ये क्या है मेरे भाई? ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल ऑफ डायमंड, यूनिट सेल ऑफ डायमंड। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो देखो 0 मतलब सेंटर का एटम, सेंटर का एटम, सेंटर का एटम, सेंटर का एटम,
1/2। अब 1/2 मतलब क्या है, मतलब कि ए का आधे पर क्या होगा, फेस एटम, फेस एटम, फेस एटम, फेस एटम। फेस एटम मतलब ये कि जो फेस के बीचों बीच ऐसे करके बाहर निकल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से 1/4 नीचे आए, फिर ये एक एटम आ रहा है इनके बीच में, मतलब ये जो एटम है एडिशनल एटम है ए, ये एडिशनल एटम है बी, ये एडिशनल एटम है सी, ये एडिशनल एटम है डी, ठीक है। ये एडिशनल एटम्स हैं जो इनके बीच में फंसा हुआ है, और ये वाला इनके बीच में, ये वाला इनके बीच में, ये वाला ये है, ये वाला और ये क्लियर। क्लियर, यहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ लो यार, यहाँ से समझ लो, कैसे भी समझ लो, एक ही बात है, क्लियर। और उम्मीद है यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये तो थोड़ा ऐसी है, मतलब 2 डायमेंशन में दिखाया जा रहा है डायमंड के स्ट्रक्चर को। यहाँ पर आपको अच्छा फील आएगा, समझ में भी आएगा कि एक्चुअल में डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई ये जो 4 एडिशनल एटम होंगे इनकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ 4 एडिशनल एटम्स, देखो क्या होगी, आराम से समझना इसको, बहुत आराम से समझना इसको, फील करना आराम से। एक बात बताओ, ये वाला एटम है, अब ये वाला एटम कहाँ है, उस कोने से ऊपर, मतलब कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को O ले लूँ, O बोले तो ओरिजिन ले लूँ, ओरिजिन ले लूँ, ठीक है। अगर मैं, एक सेकेंड इसको हटा देना, अगर मैं इस वाले पॉइंट को ओरिजिन ले लूँ, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, यही होगा x एक्सिस, y एक्सिस अंदर की तरफ, z एक्सिस, और ये a तीनों a है क्योंकि क्यूब है, FCC क्यूब है, यहाँ तक भी समझ में आता है, बहुत बढ़िया। अब ये जो एटम होगा ये इस कोने से 1/4 ऊपर उठा है, उस वाला कोना, उस वाले कोने से हल्का सा a/4 ऊपर उठा है, मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे मैं कितना चलूंगा, a/4, x एक्सिस इस पॉइंट के लिए। अगर मैं C पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको, C पॉइंट के x एक्सिस क्या होगा, a/4, भाई a/4 चला हूंगा, y एक्सिस पे कितना होगा, a/4, अंदर की साइड a/4, और z एक्सिस हाइट पर a/4। भाई वहां से छोटा सा ऊपर उठा है 1/4, तो x एक्सिस पे 1/4, y एक्सिस पे 1/4, z एक्सिस पे 1/4, x एक्सिस पे 1/4, अंदर की तरफ जाना, अंदर की तरफ, y एक्सिस पे 1/4, फिर ऊपर आ जाओ, ऊपर z एक्सिस पे 1/4, मतलब C पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, a/4, a/4, a/4। इसको कभी कभी सिंपली ये भी कह देते हैं, और 1/4, 1/4, 1/4, a को हटा दिया, 1/4, 1/4, 1/4। C की पोजीशन आई, ऐसे D की बताओ। अब D की कहाँ है, आराम से इस वाले पॉइंट से, वहां से एक एटम यहाँ आया, वो बीच वाले से जुड़ा, फिर उससे वो ऐसे आया, ये रहा, फिर वो कोने से जुड़ा, तो यहाँ ये रहा, है ना, ओरिजिन है वो, ये रहा पॉइंट। तो x एक्सिस पे कितना चले, 3/4, y पे कितना चलेंगे, ये रहा, x एक्सिस पे 3/4, y पे 3/4 अंदर की तरफ क्योंकि पीछे की साइड है ये, और ऊपर कितना चला, 1/4, 3a/4, 3a/4। अब ये 3a/4 कैसे आया भाई, ये अगर मान लो, सुनो, ये अगर ये वाला, ये आधा है और ये आधे का आधा है, मतलब कि ये अगर आपका 1a/2 है फेस वाला, सॉरी, ये फेस यहाँ पर है बीचों बीच, ठीक है, तो ये a/2 है और ये a/2 का भी आधा है, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 3a/4। समझे नहीं समझे, अरे भाई ये a/4 है, ऐसे समझो ना, सेंटर समझो, ये a है, सेंटर वाला आइटम a/2 और वो a/2 का आधा कितना होगा, a/4, तो वो बीचों बीच आ रहा है, मतलब कि a/2 प्लस a/4, तो 3a/4। भाई यहां से लेके यहां तक a/2 है, उसके बाद ये a/2 और है, तो आधा कर देंगे तो a/4, तो a/2 प्लस a/4, तो a/2 चले सेंटर तक आए, उसके बाद a/4 और चलना पड़ रहा है, तब जाके वो एटम आ रहा है,
एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर भी यही है। जब तुम ग्राउंड पे चलोगे तो बीच में गुट्टा सा नहीं आ जाएगा, ऐसा करोगे एटम गोली सी नहीं आ जाएगी, तो a/2 तो चली गए, हल्का सा a/4 और चलना है, तब जाके वो एटम आ जाएगा। क्लियर है? 3a/4 अंदर की साइड 3a/4, ऊपर कितना चला a/4, 3a/4 a/4। इसको भी लिख सकते हैं आप d = 3a 3/4 3/4 1/4। क्लियर है? स्ट्रक्चर पोजीशन समझ में आई। अब ऐसी डी ए की बताओ मुझे, वीडियो को पॉज करके खुद दिमाग लगाओ। ए वाला कहाँ पर है? सुनो, अगर ये यहाँ ए वाला ये रहा यहाँ पर, तो बताओ मुझे एक्स पे कितना चलेंगे, a/4, वाई पे कितना चलेंगे 3/4, अंदर की साइड है 3/4, जेड पे कितना चलेंगे 3/4। मतलब कि ये आया हमारा a/4 3a/4 3a/4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, ए आपका आ गया 1/4 3/4 3/4। अब बचा कौन सा? बी। तो बी कितना होगा ये भी समझ लो, ये यहाँ पर है, तो वहाँ से चलना है, वहाँ से एक्स पे कितना चले 3/4 है, वाई पे कितना चला 3/4 है, जेड पे कितना चला 3/4 है। देखो ना, एक्स पे कितना चले 3/4 है, यहाँ पर आएंगे, वाई पे अंदर जा रहे हैं, अंदर है 3/4 है, ठीक है, क्लियर है, और फिर उसके बाद 3/4 है, मतलब ये तीनों आएगा। एक सेकेंड, ये यहाँ से है, सॉरी ये वहाँ पर होगा, सॉरी ये वहाँ पर होगा, तो 3/4, उसके बाद ये 1/4 और 3/4। ये आगे की साइड है ना, ये वाला पीछे था, ये आगे था, तो 3/4 1/4 3/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4। क्लियर हुआ? तो ये पोजीशंस है 4 एडिशनल एटम्स की। उम्मीद है क्लियर हो गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो यार एक बार प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देखना, ठीक है, आराम से देखना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखना, इमेजिन करना रूम के अंदर कि डायमंड का रूम एक्चुअल में कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर है? इसको नोट करना चाहे तो भाई साहब नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो ये हुआ हमारा यूनिट सेल डायमंड की। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, एटम्स की, लैटिस कांस्टेंट की, पैकिंग फ्रैक्शन की, इन सब चीजों की बात करते हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गई 4 एडिशनल एटम्स की, बहुत बढ़िया जी। हटाएं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब एक डायमंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एक एटम होगा कार्बन का, उसके नियरेस्ट नेबर एटम कितने होंगे ये आपको बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही तो होता है कि एक एटम के नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हैं, वो वैल्यू जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब हमने आपसे क्या पूछा, हमने आपसे पूछा कि भैया एक डायमंड के एक एटम में, मतलब डायमंड के अंदर एक कार्बन के एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कितना होगा यार बताओ, दिमाग लगाओ। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा हर एक एटम का वो कितना होगा, 4 होगा। अब आप कह रहे हो कि 4 क्यों होगा, कैसे तू कह रहा है 4 होगा। अरे मेरे भाई, डायमंड जो है वो कार्बन के एटम से ही बना है। यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता। और ये तो तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है और टेट्राहेड्रल शेप बनाता है ऐसे करके, सी 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 सी। मतलब नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 1 2 3 4 इस एटम के। अगर मैं इस एटम के आपसे पूछूं नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 1 2 3 4, और तो इसके नियरेस्ट नेबर एटम होंगे नहीं, तो कोऑर्डिनेशन अब कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है? तो भाई साहब ये भी हो गया। तो एक एटम के, डायमंड के एक एटम का कोऑर्डिनेशन कितना है, 4।
क्लियर है, समझ में आया? तो पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एटम्स पर यूनिट सेल। नेक्स्ट बात करते हैं एटम्स पर यूनिट सेल। इसको हटा देना। एटम्स पर यूनिट सेल मतलब ये कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, सब कुछ मिला के। तो इसको ध्यान से समझना। 8 एटम जो है, देखो कोने के जो एटम है वो 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको पता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर एट कॉर्नर में कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 8 इंटू 1/8 मतलब कि 1। मतलब कि डायमंड में कोने के जो 8 एटम है वो मिलके सिर्फ एक एटम बना रहे होंगे जो उस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड एटम की, वो आधा कंट्रीब्यूट करता है। और कितने हैं? 6 हैं। मतलब कि अगर हम बात करें एट फेसेस की, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6 फेस हैं, आधा कंट्रीब्यूट करता है, तो कितना हुआ? 3। ठीक है। फेस सेंटर्ड का सीधा मैं लिख सकता था, इसका जो एटम्स होते हैं एफसीसी में वो 4 होते हैं, तो फिर भी हमने आपको बता दिया। कॉर्नर्स के मिलके एक बनाते हैं और फेस के मिलके बनाते हैं 3। लेकिन ये पूरा एफसीसी नहीं है, इसके अंदर 4 एडिशनल एटम्स भी हैं। और वो 4 एडिशनल एटम्स ना उस एफसीसी के अंदर ही फंसे हुए हैं। मतलब इस चीज को याद रखना, डायमंड की यूनिट सेल के अंदर जो एडिशनल 4 एटम्स हैं वो पूरे के पूरे इसी के अंदर कंट्रीब्यूट होते हैं, वो बाहर किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करते। क्योंकि एक एफसीसी में वो जो 4 एटम है वो धसे हुए हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, वो उसके अंदर फंस गए हैं। तो एक यूनिट सेल, डायमंड की एक यूनिट सेल में 4 एडिशनल एटम हर एक में होते हैं। क्लियर है? मतलब कि यहाँ पर जो एडिशनल 4 एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स नेवर या फिर डू नॉट कंट्रीब्यूट विद अदर यूनिट सेल मतलब वो कितने हो जाएंगे? 4 के 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक डायमंड की यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन डायमंड यूनिट सेल, एक डायमंड की यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? तो 3 + 1 4 और 4 और 4 8 मीन्स 1 + 3 + 4, ये आया आपका 8। क्लियर है? पकड़ लीजिए भाई साहब इसको। कोई डाउट है? मतलब कि एक डायमंड की एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 8। कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 8। क्लियर है? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा एटम्स पर यूनिट सेल हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। थर्ड बात करते हैं लैटिस कांस्टेंट की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा, हटाए। तो थर्ड देखते हैं लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट यहां पर क्या है? ए। और हमें क्या काम करना है? ए और आर के बीच में रिलेशन देखना है। अब इसको ध्यान समझना, एक फिगर बनानी पड़ेगी यहां पर, आराम से समझना इसको। ये है, ये आपकी क्या है? एक क्यूब है और कॉर्नर्स पर एटम है और फेस पे एटम है, ऐसे करके 6 फेस पे एटम हो गए। अब मुझे क्या काम करना, ध्यान सुनना। यहां पर इसके ऊपर, यहां पर इसके ऊपर ऐसे करके यहां पर एक एटम आ रहा है एडिशनल, ये वाला एटम सी, यही तो है। यहां से a/4 ऊपर फिर एक एटम आ रहा है सी। अब ये दोनों एटम ऐसे होंगे,
टच तो होंगे ही ना एक दूसरे से। तो ये R है और ये क्या है R। इसको ध्यान समझो, ध्यान समझो भाई। वहां पर एक एटम 1/8 होगा, देखो ये वाला 1/8 है, और बीच में एक एटम पूरा उसके अंदर आ रहा है जो, तो ये हो गया R, ये हो गया R, मतलब 2R। क्लियर है। वहां से अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, तो यहां से अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर डालूं C के लिए, तो कितना होगा, मींस OC वेक्टर कितना होगा बताओ। तो C के अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे, अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं तो C के कोऑर्डिनेट कितने आए थे, 1/4 1/4 1/4 आए थे कि नहीं आए थे। अच्छा ये चीज समझ में आई, वो दोनों एटम टच में होंगे, तो इस वजह से इस ये R और ये R 2R हो गया। तो हमने क्या काम करा, यहां से इस वेक्टर के लिए, सॉरी इस एटम के लिए एक वेक्टर डाला OC वेक्टर, OC वेक्टर। तो OC वेक्टर कितना होगा, A/4 B/4। अच्छा यहां पर चलो एक सेकेंड A/4 A/4 बाई 4 क्यूब के लिए A B C इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर हमने क्या काम करा, ABC ने डाला, सीधा A डाल दिया। ठीक है। अगर मैं आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछूं, OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, A/4 का होल स्क्वायर प्लस A/4 का होल स्क्वायर प्लस A/4 का होल स्क्वायर का रूट। भाई वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, अगर हम आपसे पूछें कि R एक पोजीशन वेक्टर है, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे निकालते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट। ठीक है, इतना तो वेक्टर आता होगा यार, टेंशन ले रहे हो। इधर देखो, इसको सॉल्व करो। ये कितना है, A स्क्वायर बाय 16 प्लस A स्क्वायर बाय 16 प्लस A स्क्वायर बाय 16 का रूट। तो ये कितना आया, 3A स्क्वायर बाय 16 का रूट। अब मुझे एक बात बताओ, OC का मैग्नीट्यूड कितना होगा। OC एक्चुअल में ये है R और R मीन्स 2R। भाई उस पोजीशन, मतलब इसके सेंटर से उसके सेंटर पे मारा है फेंक के वेक्टर OC वेक्टर, तो ये R है तो ये R हो गया मीन्स 2R। भाई साहब वैल्यू डालो तो कितना आएगा, 2R इक्वल टू ये कितना आया, √3A/16 का रूट है मीन्स 4। तो R की वैल्यू कितनी आई, R की वैल्यू है √3A/8। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन डायमंड का। सो R इक्वल आया हमारा √3A/8। क्लियर है, R हमारा आया √3A/8, या फिर यहां से आप A निकाल लो तो कितना आएगा, 8R/√3। ठीक है, A की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, अगर मैं यहां से A निकालता हूं तो कितना आएगा, 8R/√3। ये हमारा आ गया लेटेस्ट कांस्टेंट। ठीक है, एक ही है, कुछ भी याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। यहां तक कोई डाउट है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ लेटेस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो एक डायमंड की एक यूनिट सेल का हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, एटम्स पर यूनिट सेल देख लिए, लेटेस्ट कांस्टेंट देख लिया। अब बचता है पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कि जो हमारी डायमंड की यूनिट सेल है वो कितनी पैक्ड है। पैकिंग फ्रैक्शन ये तो बताता है कि आपके यूनिट सेल के अंदर एटम्स कितने पैक्ड है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार अभी इसने बताया डायमंड तो एक FCC स्ट्रक्चर है, FCC तो है बस 4 एटम तो जुड़ रहे हैं, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% ही होगा। नहीं नहीं यार, खुद सोचो, एक FCC स्ट्रक्चर था, वो पहले से ही इतना पैक्ड होता है 74%, उसके बाद 4 एटम और घुस गए बीच में, तो भाई वो फैल नहीं जाएगा। मतलब ये कि आप ये अप्रोच नहीं लगा सकते कि भाई डायमंड एक FCC स्ट्रक्चर है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी 74% होगा। नहीं, उसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 34। लूजली बाउंड, सबसे एक ज्यादा लूजली बाउंड होता है डायमंड का स्ट्रक्चर। कहने को FCC है, बट उन 4 एडिशनल एटम की वजह से इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो इतना घट जाता है 74 से 34%। क्लियर, अब प्रूफ करते हैं उसको भी, जल्दी से इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई। वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चले हटे। तो फोर्थ है, फोर्थ क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड। इसको भी हटा दें।
पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप भी जानते हो भाई पैकिंग फ्रैक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, मैं लिख रहा हूँ। सो इसको फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा कि एक एटम या फिर एक डायमंड की यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पहली चीज। तो देखो जरा कितना कर रहे हैं, किसके इक्वल होगा, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने एटम है 8, अभी तो बताया था एटम्स पर यूनिट सेल 8, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक सॉरी है कितने 8, तो ये कितना है, ये हो गया आपका 32/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा भाई, यूनिट सेल आपकी एक्चुअल में कैसी है, क्यूबिक है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। अब ये आर है, ये ए है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू डाल देते हैं वहाँ से, तो यह आ जाएगा 8r/√3 का होल क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 × 8 आर क्यूब डिवाइड में √3, तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा। तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 8/4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड में 64 × 8 आर क्यूब डिवाइड में 3√3। तो कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो पाई पाई नहीं, ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो आपको कितना मिला, आपको मिला, अच्छा 4 से भी काट दो, आपको मिला पाई बाय 16, ये हो जाएगा √3। क्लियर, तो आपका जो f आएगा, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, f आएगा वो आएगा 0.34 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, और अगर आप परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हो तो आएगा 34%, 34%। क्लियर, तो आएगा 34%। मतलब कि ध्यान से समझने वाली बात है कि जो डायमंड है, डायमंड की जो यूनिट सेल है वो लूजली बाउंड है, या फिर डायमंड के जो एटम्स हैं वो लूजली बाउंड है, मतलब बहुत लूजली बाउंड है यार, एक यूनिट सेल में काफ़ी खाली स्पेस है, इसका मतलब ये है एटम बहुत खुले खुले पैक्ड है। 34%, पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है 34%। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये हमारा 4th पॉइंट भी क्लियर होता है डायमंड का। तो भाई साहब ये डायमंड था। अब आपका छोटा सा सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि डायमंड जैसे और भी स्ट्रक्चर है क्या, तो हाँ बहुत सारे हैं। अगर हम डायमंड जैसे का एग्जांपल बोलें तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, मतलब कि आसान भाषा में जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जितने भी ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स हैं वो डायमंड जैसे स्ट्रक्चर को ही शो करते हैं। क्लियर। सो ये आज हमने बात करी डायमंड की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आ गया हो कि भाई डायमंड के कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।